जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राजकुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के छात्रों के लिए अर्थशास्त्र। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के नियम के बारे में, लॉ ऑफ रिटर्न्स। इससे पहले की वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि उत्पत्ति के नियम 3 हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के ह्रास नियम, नंबर 2 उत्पत्ति वृद्धि नियम और नंबर 3 उत्पत्ति समता नियम, जिसमें से हम इससे पहले की वीडियो में पहला नियम यानी उत्पत्ति के ह्रास का नियम ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है और उत्पत्ति समता नियम क्या होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की 3 अवस्थाएं होती हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तीसरी अवस्था। उत्पत्ति वृद्धि नियम प्रथम अवस्था को ही कहा जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम की जो प्रथम अवस्था है उसको उत्पत्ति वृद्धि नियम कहा जाता है। और उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम की बीच की अवस्था को ही उत्पत्ति समता नियम कहा जाता है। ठीक है, एक बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। उत्पत्ति ह्रास नियम की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था। इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिससे पहले की वीडियो में डिटेल में हमने चर्चा किया है। उत्पत्ति वृद्धि नियम को उत्पत्ति ह्रास नियम की प्रथम अवस्था कहा जाता है और उत्पत्ति समता नियम उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम की बीच की अवस्था है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम प्रूव करेंगे। कैसे? ग्राफ से, टेबल से। उत्पत्ति वृद्धि नियम होता क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब है कि जब हम एक साधन स्थिर करते हैं और दूसरे साधन को बढ़ाते जाते हैं, तो पहले तो साधन लगाते जाते हैं और उत्पादन में वृद्धि होता जाता है। ऐसा होता क्यों है? उत्पत्ति वृद्धि नियम कहता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जब श्रम लगाते जाते हैं, एक साधन में वृद्धि करते जाते हैं, उनकी संख्या में हो जाती है वृद्धि, तो उनमें कुशलता हो जाता है। एक व्यक्ति को एक ही काम बार बार कराते जाओ तो उसमें कुशलता हो जाती है, इफिशियंसी आ जाती है, श्रम का विशिष्टीकरण हो जाता है और श्रम का विभाजीकरण हो जाता है। ठीक है, श्रम में विभाजन और विशिष्टीकरण की वजह से क्या हो जाता है? उत्पादन में वृद्धि का नियम लागू हो जाता है, उत्पादन लगातार बढ़ता ही जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति को हम एक ही काम बार बार कराते रहेंगे उसमें वो निपुण हो जाएगा, उसमें वो कुशल हो जाएगा, तो उस श्रम के लगाने से उत्पादन में और वृद्धि होगी। इसलिए उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, ऐसा ये कहता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी नियम ले आओ, लास्ट में तो उत्पादन ह्रास नियम लागू ही होगा। ठीक है, उत्पत्ति समता नियम कहता है कि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो, लार्ज आप बस परिवर्तनशील साधन लगाते जाते हो, तो उसमें कुशलता आ जाती है, उसमें जो है इकोनॉमीज पैदा हो जाती हैं, उसमें संगठित हो जाते हैं लोग काम करने में दक्षता पैदा कर लेते हैं। इससे उत्पत्ति वृद्धि नियम ज़्यादा देर तक काम करता है, उत्पत्ति ज़्यादा देर तक जो है उत्पादन में लोग लगे रहते हैं। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे टेबल के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से। देखो, बस उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है ये हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये है स्थिर साधन, और ये है श्रम परिवर्तनशील साधन, इधर है टीपी, इधर है एमपी और इधर है एपी। ये सब हम पहले डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है? स्थिर साधन मान लो पहले 5 बीघे था या 5 एकड़, तो ये हमेशा 5 ही एकड़ रहेगा। श्रम 1 लगाते हैं तो उत्पादन कितना होता है? श्रम 1 लगाते हैं तो उत्पादन होता है 10। श्रम 2 लगाते हैं तो उत्पादन हो जाता है
बढ़ जाता है, मान लो 25 हो जाता है, 20 कर लो, 20। तीसरा श्रम लगाते हैं तो हो जाता है 35। ऐसे ही चौथा लगाते हैं तो 50, चौथा श्रम लगाते हैं तो 50। ऐसे ही पांचवा लगाते हैं तो हो जाता है 70। ऐसे ही आठवां लगाते हैं, 1 2 3 4 5, छठा लगाते हैं तो हो जाता है 100। इससे क्या हुआ, देखो लगातार कुल उत्पादन में वृद्धि हो रहा है। एमपी में देखो क्या होता है, इससे पहले कुछ है नहीं तो एमपी हो गया 10। हम जानते हैं इसको कैसे निकालते हैं, इससे वीडियो में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके तो जाके उस वीडियो को देखना, इससे पहले वाली वीडियो को। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो दूसरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। इसमें से इसको घटाएंगे तो होगा 15। इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 15। इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 20। इसमें से इसको घटाएंगे हो जाएगा 30। देखो एमपी भी बढ़ रहा है। एपी, इसको इससे भाग देंगे, 10 को 1 से भाग दोगे तो 10 आएगा, 20 को 2 से भाग दोगे तो 10 आएगा, 35 को 3 से भाग दोगे तो 3 इकन्नम 3, इसको 21 कर लो तो यहाँ 11 आ जाए तो और अच्छा लगेगा, 11 आ जाए, ठीक है। फिर 35 में से 21 घटाओगे, 35 में से 21 घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, और 2 में से घटाओगे 14, ठीक है। अब ये सही हो गया, लगातार बढ़ रहा है, इसमें घटने की संभावना नहीं। तो 21 को 2 से भाग करोगे तो 10.5। 35 को 3 से भाग करोगे, 35 को 3 से भाग करो, 3 इकन्नम 3 और 3 इकन्नम 3, 2 बचा, दशमलव लगा दिया, 20, 2 3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है, इतना हो गया। यदि 50 से 50 को 4 से भाग करोगे, 4 इकन्नम 4 और 1 बचा 10, 4 दूनी 8, दशमलव लगा दिए, हो गया 20, 4 पंचे 20। अब 70 को 5 से भाग करोगे तो 5 इकन्नम 5, 2 बचा, हो गया 20, 5 चौको 20। इसको 100 को 6 से भाग करोगे तो कितना होगा, 6 इकन्नम 6, यहाँ बचा 4, ये हो गया 40, 6 का 36, फिर 40, फिर 6 का 36, 6 का 36, एक अंक बढ़ा के 7 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से एक टेबल बन गया, किसमें श्रम लगाते जाते हैं और कुल उत्पादन बढ़ता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है, बढ़ती दर से बढ़ रहा है। देखो जब एमपी लगातार बढ़ रहा हो, जिसे हमने पढ़ा था उत्पादन ह्रास नियम में, पहली अवस्था में क्या होता है, श्रम लगाते जाते हैं, कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा होता है, ठीक है, औसत बढ़ रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब इसका हम ग्राफ बनाएं, यदि इस टेबल के आधार पर जब आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में दिशा और कर्व का ध्यान रखा जाता है। इधर होगा श्रम एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर होगा कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन, ये इस तरफ दिखाते हैं। तो जब आप कुल बनाएंगे तो एक ऐसे वक्र बनेगा, ये होगा कुल उत्पादन का, एक ऐसे बनेगा, ये होगा सीमांत उत्पादन का, और इससे नीचे जाएगा एवरेज प्रोडक्शन का, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सा होगा, कुल उत्पादन का, और उससे नीचे होगा श्रम उत्पादन, सीमांत उत्पादन का, और उससे नीचे होगा औसत। बस सीधे सीधे ऐसा दिखेगा, आपको सिंपल बना देना है। इस टाइप का क्या बनेगा, उत्पादन वृद्धि नियम, ठीक है। लगातार हम स्थिर साधन तो वही है, लेकिन परिवर्तनशील साधन लगाते जाते तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता जाता। देखो सीधे बढ़ रहा है, इसमें कोई गिरावट नहीं है, सीधे सीधे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया उत्पादन वृद्धि नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन समता नियम, इसी में दिखा देना चाहिए। उत्पादन समता नियम, उत्पादन समता नियम क्या होता है कि उत्पादन के साधन हम लगाते जाएं और कुल उत्पादन सेम अनुपात में बढ़ता रहे, कुल उत्पादन क्या हो, सेम अनुपात में बढ़ता रहे, तो उसे हम उत्पादन समता नियम कहते हैं। जैसे स्थिर साधन, परिवर्तन की जगह लिख दो श्रम साधन, श्रम टीपी, एमपी और एपी।
ये टेबल बन के तैयार। स्थिर साधन 5 एकड़, 5 एकड़ भूमि है। पहला श्रम पहला लगाया तो कुल उत्पादन कितना हुआ 100। दूसरा 5 एकड़ लगाया तो कितना, दूसरा श्रम लगाया तो कितना हो गया 200। तीसरा श्रम लगाया तो 300। चौथा श्रम लगाया तो 400। पांचवा श्रम लगाया तो 500। छठा श्रम लगाया तो 600। ये लगातार सेम अनुपात में बढ़ रहा है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही। देखो एमपी इससे पहले कुछ नहीं तो 100, 200 में से 100 घटाओगे तो 100, 300 में से 200 घटाओगे 100, 400 में से 300 घटाओगे 100, 500 में से 400 घटाओगे तो 100, 600 में से 500 घटाओगे तो 100। एपी इसको इससे भाग देना, 100 को 1 से भाग दोगे तो 100, 200 को 2 से भाग दोगे तो 100, 300 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा 100, 400 को 4 से भाग दोगे तो 100, 500 को 5 से भाग दोगे तो 100, 600 को 6 से भाग दोगे तो 100। तो किस अनुपात में वृद्धि हो रहा है, सेम अनुपात में उत्पादन बढ़ रहा है और एमपी और एपी का अनुपात सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं। तो इसको कहा जाता है उत्पादन समता नियम। देखो यदि इसे आप ग्राफ में पुट करते हो और बनाते हो आप, तो इधर एक्स अक्ष पे क्या लिखोगे श्रम, परिवर्तनशील साधन, इधर टीपी, एपी और एमपी। ठीक है, अब मान लो यहां पर संख्या रख दोगे 100, 200, 300, इसे कितना तक है 600, तो इधर 100, 200, 300, 500, 600 रख दो। तो मान लो 100 इस तरफ एक बना दोगे, ऐसे क्या होगा, ये हो जाएगा एमपी और एपी, एपी का वक्र बन जाएगा। और ठीक ऐसे ही जीरो उत्पादन पर तो नहीं, लेकिन एक श्रम होगा, श्रम जहां पर होगा सीधे सीधे एक, मान लो यहां पर श्रम है तो यहां से ये सीधे बन जाएगा, ये बन जाएगा किसका, टीपी का। ये वक्र बन के तैयार हो जाएगा किसका, उत्पादन समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का कैसे बनेगा, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा और इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। ठीक है, उत्पादन समता नियम क्या है कि उत्पादन का एक साधन स्थिर रखकर दूसरे साधन को बढ़ाते जाएंगे तो सेम अनुपात में वृद्धि होगा, उसमें जो है कोई बदलाव नहीं होगा उस अनुपात में। अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि उत्पादन वृद्धि नियम और उत्पादन ह्रास नियम के बीच की अवस्था क्या कहलाती है, उत्पादन समता, या इन दोनों के संतुलित जो करना हो तो हमें कौन सा होगा, उत्पादन समता नियम कहलाता है। और प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि जब प्रकृति साथ देता है तो उत्पादन ह्रास नियम लागू होता है, और जब मनुष्य साथ में रहता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उत्पादन वृद्धि नियम काम करता है। और उत्पादन वृद्धि नियम और उत्पादन ह्रास नियम को संतुलित करना हो तो उत्पादन समता नियम लागू होता है। ये प्रोफेसर मार्शल का कहना है और उन्होंने इसे परिभाषित किया उत्पादन समता नियम को। ठीक है, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उत्पादन ह्रास नियम है, जो इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2 नंबर 4 नंबर में सवाल आने की संभावना है। कैसे पूछा जाएगा कि उत्पादन समता नियम और उत्पादन वृद्धि नियम क्या है, समझाइए। 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में, लेकिन 10 नंबर और 20 नंबर में उत्पादन ह्रास नियम आता है, वो आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो आप उत्पादन के तीनों नियम समझ गए। उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या है, उत्पादन ह्रास नियम। ठीक है, जिसे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स कहा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहा जाता है। और दूसरा नियम डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, या रिटर्न प्रपोर्शन, रिटर्न ऑफ प्रपोर्शन भी कहा जाता है इसे। तो आई होप आप उत्पादन समता नियम, उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन ह्रास नियम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।